भाई अच्छा हुआ इस गेम में नेमार नहीं था। मैं बता रहा हूँ अल हिलाल वर्सेस अल नसर वाले गेम में वो चीतड़ा उड़ा देता अल नसर के। मतलब उनको समझ में नहीं आता कि वो किस पे बैठे हैं, ऊँट पे बैठे हैं, घोड़े से मिलते जुलते शब्द पे बैठे हैं, धी पीट देता, पटे बचते हैं इनके बहुत दबा दबा के। लेकिन मैं डेफिनेटली यार देखो मैच डे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मैच तो मेरे को बहुत सही लगा। अगर न्यूट्रल के तरीके से देख रहे हो या कैसे भी देख रहे हो, बॉक्स ऑफिस मैच ये था। अब ये है कि लोगों ने अल क्लासिको कर करके इसमें क्वालिटी अल क्लासिको वाली एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो सकता। लेकिन ये था कि हाँ सऊदी फुटबॉल से एक्सपेक्टेशन जो होती थी उससे बढ़ के हमको यहाँ पर मिला। ओवरऑल मेरे को गेम बढ़िया लगा। फैंस का भाई अगेन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरीके से अल नसर के फैंस कोई कम नहीं थे, ज़्यादा थे। और अल हिलाल के फैंस तो भाई जिस हिसाब से यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे, हर एक गोल पे, टैकल पे, सेलिब्रेशन पे, वो काबिलियत तारीफ थी। यहाँ पर कुछ अगर की पॉइंट्स की हम बात करें तो 7 पॉइंट आगे जा चुकी है अल हिलाल अल नसर से। तो क्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेकंड सीजन रनिंग में भी अल नसर अल हिलाल से हारने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 5 पॉइंट से हारी थी, क्या इस बार 7 पॉइंट से या फिर उससे ज़्यादा से हारने वाली है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमको पता है कि जितने भी मैचेस मैंने अल नसर के कवर करे हैं, मैंने हर मैचेस में कहा है कि यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तलिस्का वगैरह सारी चीज़ काम कर रही है, लेकिन भाई डिफेंस बेकार है, ये टीम का बिल्डअप बेकार है। बहुत ज़्यादा रोनाल्डो फिलॉसफी पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अभी आप कह सकते हो कि वो परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन आज उसका पुख्ता यहाँ पर सबूत हमको मिल चुका है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट यहाँ पर ये टीम किस तरीके से फॉल अपार्ट होने वाली है, और वो भी मजाकिया तरीके से। भाई देखो बाकी सारी तो चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे सेक्सी चीज़ मुझे पता क्या लगी, रोनाल्डो का एक गोल था जो कि उसने वॉली मारी थी, और कितना ब्यूटीफुल गोल था। मुझको याद है यूवेंटस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसने एक बहुत सिमिलर सा गोल मारा था यूनाइटेड के अगेंस्ट, ऐसे ही एक यहाँ पर गोल मारा था और वो ऑफसाइड हो गया। बट इंटरेस्टिंग और सबसे फनी चीज़ लगी, वहाँ लुइस कैस्ट्रो वहाँ पे रेफरी को जाके दिखाते हैं, देख भाई देख देख भाई, फोन पे कैसे दिखा सकता है तू, ये तो रूल में भी नहीं है भाई। वो इतना ज़्यादा फनी लग रहा था ना मेरे को ना। पता है प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अल हिलाल कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। मतलब अगर अल हिलाल के प्रोफाइल्स की बात करोगे ना, जिसने भी दिमाग लगाया ना कि अल हिलाल के इन सेट ऑफ प्लेयर्स को एक साथ खिलाना है, भाई उसको तो मेरे को लगता है कि आप ऑलरेडी आप अवार्ड दे दो। रूबन नेवेस, सर्ज मिलिंक्रोस साविच और मित्रोविच। मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये वैसे गेम हारना ही था। पता है क्यों? क्योंकि गोलकीपर मोरक्को था और यहाँ पर स्ट्राइकर सर्बियन था। अब सर्बिया और मोरक्को का पोर्चुगल अगेंस्ट किस तरीके का रिकॉर्ड है वो रोनाल्डो फैन से ज़्यादा कौन समझ सकता है। अब देखो, लेकिन यार अल नसर कमज़ोर रह गई इस चीज़ पे। मैं अल हिलाल को तो गाली नहीं दूंगा, क्योंकि अल नसर ने पैसा तो बहुत खर्च करा है, और पैसा एक तो वो ओटावियो सफ़ेद गांड, वो सफ़ेद चुत्तड़ भाई, उसके ना पिछवाड़े पे चिटियां कलैया करने का मन करता है मेरे को, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट। सोचो मैं अल नसर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ही यहाँ पर उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई कि कैसे क्या कर रहा है भाई। मतलब शुरुआत के 15 मिनट में ना मेरे को लगता है कि यहाँ पर 2-3 गोल तो खा लेने थे अल नसर को, वो तो पता नहीं कैसे यहाँ पर मिस कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नेमार नहीं होना चाहिए था, नहीं तो ये 6-7-0 वाला गोल गेम था। दूसरी चीज़ ये कि यार अल नसर का बिल्डअप बेकार है, और मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि क्या रूल्स बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप फैन हो एक टीम के, या फिर आप एक टीम को फॉलो कर रहे हो, तो आप उस टीम के गोलकीपर को जाके थप्पड़ मार सकते हो क्या? क्योंकि मेरे को तो यार मन कर रहा है अल नसर के गोलकीपर को थप्पड़ मारने का, क्योंकि क्या कर रहा है यार वो, क्या कर रहे हैं यार तू। इसके साथ मेरे को एक चीज़ और जो प्रॉब्लम आई वो है माने। भाई माने ने लास्ट टाइम ड्रिबल में किसको बीट किया था, कब बीट किया था, कौन गोल मारता है, कैसे ड्रिबल करता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस टीम में अगर तुम सोच रहे हो कि रोनाल्डो वॉज नॉट अप टू द लेवल, इसका मतलब तुमने अभी तक गेम की स्ट्रैटेजी को समझा ही नहीं है कि अल नसर खेल किस पे रहती। भाई रोनाल्डो कैन नॉट बी द सेमीफाइनल स्टेज। अब रोनाल्डो ड्रॉप डीप करता है, ये चीज़ मैंने बार बार कही है कि यार ये चीज़ रोनाल्डो के आउटपुट लेवल को मैक्सिमाइज नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि अगर रोनाल्डो ड्रॉप डीप करके अगर टीम को सेटअप भी कर रहा है, तो कौन है वहाँ पर, कौन है वो लाइक स्टेप अप करने के लिए। अब जब रोनाल्डो फाइनल पोजीशन पे होता है कि भाई वो एग्जीक्यूट करेगा, तो बॉल कौन डाल रहा है वो कोई समझ में नहीं आता। अगर आप अल हिलाल को देखोगे तो जिस तरीके से वो मित्रोविच को यूज़ कर रहे थे, जिस तरीके से वो यहाँ पर सर्ज मिलिंक्रोस साविच को यूज़ कर रहे थे, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खटक रही है ना, क्योंकि ये मैंने पहले बेइज्जती कर दी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गेम रेफरी ने नहीं हराया, लेकिन रेफरी पे बात करना बनता है, एंड नॉट बिकॉज कि उसने यहाँ पर रोनाल्डो के गोल्स को ऑफसाइड, बिकॉज ऑफसाइड होती है। मेरे को लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सऊदी फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल में भाई ये गोलकीपर को ओवर प्रोटेक्ट करने का क्या हिसाब है। अगर बोनो ने बॉल को टच नहीं किया है और रोनाल्डो पे जाके एक सुपरमैन, रोमन रेंस का सुपरमैन पंच मारा है, तो वो फाउल कैसे नहीं है, वो कैसे फाउल नहीं है। पहली बात तो पहला अटेम्प्ट ही फाउल है। दूसरी बात है, मतलब डेलिबरेटली कह लो या फिर जो भी कह लो, फाउल दिया जाता है, उसके 2 बार उसके फेस पे कोनी लगी है। ऐसे में यहाँ पर फाउल कैसे नहीं है, एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैच, सारे ही मैचेस में ये गोलकीपर को ओवर प्रोटेक्टेड क्यों किया जा रहा है भाई। दूसरी चीज़,
यहाँ पर भाई लाइक गोलकीपर बेकार, ओतावियो बेकार, माने बेकार, तो आपका डिफेंस बेकार है, मिडफील्ड में कोई सस्टेन नहीं कर रहा। ओवरऑल मेरे को लगता है टैक्टिकली आउट क्लास है। और मैं बता रहा हूँ ये गेम लास्ट में जाके थोड़ा सा और बदतर हो गया, नहीं तो अगर नेमार होता तो पहले मेरे को लगता है हाफ टाइम पे सैक कर देना था लुइस कैस्ट्रो को, और तुमको लगेगा कि अभी तक इतना अच्छा खेल रही है। वो इसलिए क्योंकि यही 2-3 मैचेस आएंगे, अल इत्तेहाद, अल अली, अल हिलाल आ जाएगा, एक बड़ा मैच आ जाएगा चैंपियन लीग में। आया क्या, अगर चैंपियन लीग में आप कुछ नहीं जीते AFC चैंपियन लीग में, तो लुइस कैस्ट्रो को रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लुइस कैस्ट्रो या फिर कोई और मैनेजर हो वो अल नसर के साथ बड़ी छोटी टीम्स को तो पेल ही देगा, क्योंकि अल नसर के पास क्वालिटी इतनी है। बड़े मैचेस में आप क्या करते हो वो बहुत बड़ी चीज़ है। जोसे मोरिन्हो को लेके आओ, नॉट बिकॉज कि वो अट्रैक्टिंग फुटबॉल खिलाएगा, एटलीस्ट इन बड़े मैचेस में उसका कॉम्पिटिटिव तो रखेगा, वो पता है उसको। बट खैर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वीकेंड लीग के यहाँ पर सबसे बड़े बड़े मैचेस की, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैं तुमको बता देता हूँ पहले कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस रीजंस की वजह से गैलाटासरे के पट्टे बजाते बजाते रह गई, एग्जैक्ट रीज़न ये है कि क्यों न्यूकासल यूनाइटेड ये नहीं होने देगी। पहला है प्रेस और दूसरा है डिफेंसिव कवरेज। अब देखो यहाँ पर अगर आप गैलाटासरे की बात करोगे तो वो पहला प्रेस नहीं कर पा रहे थे, दूसरा ये कि प्रेस करने के चक्कर में वो जो पीछे स्पेस छोड़ रहे थे उसको कवर नहीं कर रहे थे। और न्यूकासल की PSG के अगेंस्ट देख लो या बाकी मैचेस के देख लो, यही दो खासियत है। अब न्यूकासल यूनाइटेड की अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें तो PSG वाले सेम खेलेंगे, तो आप कह सकते हो कि वो प्रेस भी उतना ही करेंगे। लेकिन अगर आप एंथनी गॉर्डन की बात करो, मिले की बात करो, जोलिंटन, इन सारे प्लेयर्स की बात करो, ये अपने डिफेंसिव ड्यूटीज को भी पूरी तरीके से निभाते हैं। ऐसे में यहाँ पर अब तुमको समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड के चांसेस कितने हैं, काफ़ी कम है। बट ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग 11 सेम खेल रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर फटीक तो होता है। यहाँ पर मैं टैक्टिकली कोई डेवलपमेंट नहीं मानता। 2-3 चीज़ जो मेरे को लगता है कि छोटे ट्विक्स करके टेन हैग एटलीस्ट गोबर को क्रीम पफ बनाने की कोशिश कर सकता है, एंड दैट्स बिकॉज कोबी माइनो आ जाएगा तो आपको मिडफील्ड में कंपोजर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने तो खेलेगा भाई, वो तो खेलेगा, तो मैं देखे ना देखे खेलेगा, वो तो पक्की बात है, और खेलना चाहिए भी कह सकते हो, क्योंकि जब आपके अटैकर ने यहाँ पर गोल नहीं मारे तो भाई वो तो गोल मार रहा है ना, वो अपने XG को ओवर परफॉर्म कर रहा है 2 से, यानी कि अगर उसका XG 4 का है, जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 4 गोल मारेगा, वो 6 मार रहा है। अब यहाँ पर ओनाना की बात कर लेते हैं। देखो ओनाना का हिसाब ऐसा है कि ओनाना के लिए बढ़िया टेस्ट है, क्योंकि ओनाना अभी हक क्या है, और अगर यहाँ भी हक दिया तो बुरी बात हो जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि एवर्टन के बाद न्यूकासल यूनाइटेड और ये गैलाटासरे वाला हक दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि फिर इसके बाद बायर्न का मैच भी, और यहाँ से अब मैचेस थिक एंड फास्ट आते रहेंगे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकती। आप अभी चैंपियन लीग से बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर आप यहीं पर ही हक दोगे तो इस वाले से तो बाहर होगे, अगले वाले से ही बाहर हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड की मेंटालिटी के लिए। कैरेक्टर पे देखो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं, 1000 बार कह दिया मैंने कि इस मैच में कैरेक्टर आना चाहिए, कैरेक्टर ही नहीं आता भाई। न्यूकासल यूनाइटेड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और शायद से लाइक सपोर्ट मिलेगा भाई, उनको एटमॉस्फेयर का सपोर्ट मिलेगा। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, सबसे बुरे टाइम पे आया है मैच ज़ावी के लिए, सबसे बुरे टाइम पे। एक एथलेटिको मैड्रिड ही ऐसे, मेरे को लगता है गिरोना का मैच फिर भी पहले आ जाता, एथलेटिको वाला ना आता, बिकॉज एथलेटिको में इस समय टैक्टिकल सुपीरियोरिटी भी है, कैरेक्टर सुपीरियोरिटी भी है, मैनेजर सुपीरियोरिटी भी है, और इस समय पर्सनल सुपीरियोरिटी भी है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हर एक दायरे पे बार्सिलोना थोड़ी सी पीछे है। मेरे को यहाँ पर लगता है कि बार्सिलोना को 3 एट द बैक के साथ जाना चाहिए, और ये सिर्फ मैं इसीलिए बेसिस पे कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज, जूल्स कोंडे, अराउओ एक साथ इंटीग्रेट करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जाओ कैंसेलो और जाओ फिलिक्स को एक साथ यूज़ करो। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई लेवेंडोव्स्की को ड्रॉप कर देना चाहिए, जो कि मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमको ही पता है कि लेवेंडोव्स्की को इतने बड़े गेम में तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाला। हाउएवर अगर कर दिया तो बहुत बोल्ड मूव होगा। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड में भाई मोराटा जिस तरीके से खेल रहा है और ग्रीजमैन को कैसे रोकोगे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में भाई बार्सिलोना का सबसे बड़ा टेस्ट है, और भाई ज़ावी मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस करेगा, स्टार्टिंग करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाओ कैंसेलो ऑफेंसिवली सबसे क्रिएटिव, सबसे कंपोज प्लेयर है, और जाओ फिलिक्स बहुत मदद करता है उस चीज़ में। लेवेंडोव्स्की अगर कैसे तैसे करके खेल जाए तो बढ़िया। अगेन मैं यही चीज़ कहूँगा कि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ड्रॉप कर दिए, रियल मैड्रिड ग्रानाडा के साथ खेलेगी, एक्सपेक्टेड है कि जीत जाएगी, और जीतनी भी चाहिए। जिस तरीके से रॉड्रिगो और बेलिंगम खेल रहे हैं, यहाँ पर आपने पॉइंट्स ड्रॉप करे, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और अगला गेम गिरोना का है। तो अगेन यहाँ पर मेरे को लगता है कि आइडेंटिटी को भूल जाओ, स्टाइल को भूल जाओ, टैक्टिक्स को भूल जाओ, गलीज खेम खेलो और जीत जाओ और पॉइंट्स उठाओ वहाँ पर। ये हाउएवर एथलेटिको नहीं होने देगी। इसी के साथ अगर बुंदेसलीगा की बात करें तो भाई वहाँ पर मैच है डॉर्टमुंड वर्सेस बायर लेवरकुसन का,
डॉर्टमुंड की करंट परफॉर्मेंस और मोमेंटम को देखें, डॉर्टमुंड के होम पे मैच है तो आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से उनके साथ होगा, लेकिन जिस वीकनेस को वो एक्सप्लॉइट करते हैं वो वीकनेस उनको बायर लेवरकुसेन में तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बायर लेवरकुसेन के पर्टिकुलरली ज़ाबी अलोंसो की वजह से मैं उनके मैचेस बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, सारे के सारे ओवर एक्सजी पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो टैक्टिकल, वो पर्सनल और जिस तरीके के प्लेयर्स उसने इकट्ठे करके खिला रहा है वो बहुत मैटर करता है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रिम्पोंग को उठा लेंगे, उधर से बोनीफेस को उठा लेंगे, फ्लोरियन विर्ट्ज को उठा लेंगे। ब्रो इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली दीज 3 प्लेयर्स है वो इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के है वो, लेकिन उनको थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी से ऊपर उठने का कोई अगर मौका दे रहा है तो वो ज़ाबी अलोंसो है। एंड आई थिंक दिस इज़ वाई कि अगर डॉर्टमुंड के मैनेजर की बात करें, मैंने बहुत बार बोला है कि वो सामने वाले की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा। यहाँ पर इतनी कोई वीकनेस खास है नहीं, लेकिन अगर डॉर्टमुंड की वीकनेस की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी वीकनेस है। तो मेरे को लगता है कि बायर लेवरकुसेन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जीत सकती है और मैच लेकिन बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर टॉटनहम वर्सेस सिटी की, मतलब सेम मेरे को लगता है कि अगर बार्सिलोना से बुरी किस्मत किसी की है या अल नसर से बुरी किस्मत है तो वो टॉटनहम की है, क्योंकि मतलब आपके 11-12 प्लेयर मिसिंग है भाई, आप 3 के 3 मैचेस हार गए और अगला मैच फिर आपका मैनचेस्टर सिटी के साथ है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे को लगता है कि मैं फिर भी वही कहूँगा, एंड दिस बहुत पतली लाइन है ब्रेवरी और स्टुपिडिटी के, लेकिन अगेन उस पतली लाइन पे खड़ा हुआ है और मेरे को लगता है वो ब्रेवरी के साइड ज़्यादा मैं उसको फोकस करूँगा। दैट्स बिकॉज कि यहाँ पर आप अब जब आपने 3 मैचेस हार ही गए, वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए जो कि आप अपने स्टार्टिंग 11 से इंप्लीमेंट करते हो, लेकिन आपने फिर भी अपने बैकअप प्लेयर्स के साथ इंप्लीमेंट करा, आप 3 गेम हार गए, अब आपका चौथा आपके पास चौथा गेम है। तो मेरे को नहीं लगता, आप इसको लॉजिकली सोचो कि चौथा गेम जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है कि टॉटनहम यहाँ पर हारने वाली है गेम, यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दोगे, क्योंकि अभी तक नहीं छोड़ा और वर्स्ट तो देख लिया। मैनचेस्टर सिटी से हारने के बाद चीज़ें बद से बदतर नहीं होंगी। यस हाइप बनेगी क्योंकि बॉक्स ऑफिस मैच है, यस मजाक उड़ेगा, लेकिन मजाक जितना उड़ना था वो उड़ चुका है। चीज़ें इट्स अ विन और ड्रॉ सिचुएशन। अगर हार गए तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर जीत गए तो भाई मतलब मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर प्रिंसिपल से मतलब आप नहीं कर पाओगे। मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी में इतनी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी है हर चीज़ को लेके कि टॉटनहम कुछ भी कर ले, 15 खिला ले, 16 खिला ले, 9 एट द बैक खेल ले, 10 एट द बैक खेल ले, आएंगे पोस्टेकोग्लू सेंटर बैक खेल ले, वो हरा ही देंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि बाय चांस अगर मिरेकल हैपन, और मिरेकल कैसे होगा, जैसे मैंने कहा कि मैनचेस्टर सिटी की सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो ये है कि अगर आप बिल्कुल स्टेप अप करके उनसे सवाल पूछने लग जाओ तो वो लड़खड़ा जाती है टीम। तो मेरे को लगता है कि टॉटनहम अपने प्रिंसिपल्स के साथ जाएगी। लेकिन डरावनी बात ये है कि अगर रिसेंट टाइम्स में ओले वॉटकिंस की बात करें, निकोलस जैक्सन की बात करें, इन सारे सेंटर बैक जो कि स्ट्राइकर जो कि गेट इन बिहाइंड पे होते हैं भाई, इनके कंपैरिजन में हालैंड तो मूद देगा भाई। मतलब इनको अगर स्पेसेस मिलेगा, मेरे को बस ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी और ये हाई लाइन और ऑफ साइड ट्रैप लगाएंगे हालैंड के अगेंस्ट। मतलब इतने रनर हैं मैनचेस्टर सिटी के पास, फिल फोडन, हालैंड, डोकू और यहाँ पर यूलियन एल्वारेज, किसी को नहीं, आप हर 90 मिनट तो सोच भी मत लेना कि यहाँ पर रोक सकते हैं। तो हमको मिड ब्लॉक देखेगा, लेकिन प्रिंसिपल सेम देखने को मिलेंगे डेफिनेटली भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस हमको देखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा इस वीकेंड पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।